गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ऑफलाइन क्लास ही पढ़े हैं और इसके पहले मैं ऑफलाइन क्लास ही पढ़ाता था, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इसमें बच्चों का नुकसान हो रहा था, तो सोचा गया क्यों ना एक जो है नई तकनीकी से ऑनलाइन क्लास भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। बात करते हैं मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर और इसके डायरेक्टर ओमवीर सिंह हैं, जो कि मेरा ही नाम है। और सबसे पहले हम कक्षा 10 की बात करते हैं। कक्षा 10 में विषय जो है भौतिक विज्ञान, और इस कक्षा 10 का जो पहला अध्याय है भौतिक विज्ञान में वो प्रकाश का प्रावर्तन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश जब चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं, बच्चों से जब क्वेश्चन किया जाता है कि वास्तव में क्या आप प्रकाश को देखे हैं, तो बच्चे कहते हैं हाँ सर, प्रकाश को हमने देखा है। तो कहने का मतलब यह है, जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपने प्रकाश को देखा कहाँ है, तो बच्चे ये कहते हैं कि सर जब बल्ब जलता है या ट्यूबलाइट जलता है तो उससे जो किरणें निकलती हैं वही प्रकाश है। वास्तव में प्रकाश को आप देखते नहीं, बल्कि प्रकाश एक साधन होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश की परिभाषा की बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। यानी प्रकाश यह बताता है कि चलो तुम अपने दृष्टि ज्ञान की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हो। जैसे बात करें अंधेरे कमरे में बात करें, तो जब आप अंधेरे कमरे में रहते हैं तो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जहां उस अंधेरे कमरे में जो ही कोई प्रकाश की किरण वहां उपलब्ध होती है तो आप वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। अथवा कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इस तरह से प्रकाश की ये दो डिफिनीशन आपके सामने उपस्थित है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है, इसके गुण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका पहला जो गुण होता है कि प्रकाश जब भी चलेगी वो सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधी रेखा में चलता है, जिग-जैग घूसल में नहीं चलता, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरा गुण इसका होता है प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगले पॉइंट की बात करें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी जब भी चलेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगा। और प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है। इसके अतिरिक्त अभी और भी तमाम घटनाएं होती हैं। तो कहने मतलब हम कुछ विशेष गुणों को ही यहाँ देखे हैं, जिसमें हम 5 प्रकार के गुणों को यहाँ देखिए। ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग को विशेष ध्यान देना है। प्रकाश के परावर्तन का जो परिभाषा आप कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हमने सबसे पहले एक दर्पण दिया जिसका नाम है M1M2, और इस M1M2 पर हमने एक किरण आपतित किरण को यहाँ डालते हैं और यह किरण परावर्तित होकर टकराकर इस दर्पण से परावर्तित हो जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश किसी चिकने तल पर डाला जाता है और डालने के बाद प्रकाश का संपूर्ण भाग टकराकर चिकने तल से टकराकर संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मैं कर रहा हूँ, जब प्रकाश को किसी चिकने तल से डालते हैं, चिकने तल पर डालते हैं और डालने के बाद प्रकाश का संपूर्ण भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जा रहा है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन में कुछ परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन किरण पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। ये आपतित किरण अर्थात आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी टकराकर इस तल से जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु नियम पर खींचा गया अभिलंब के देखा देता है। ये तीनों एक ही तल में स्थित होती है।
और दूसरा ये होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R के। आपतन कोण कैसे बनता है तो आप याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा एक बार और लिखिए, याद रखिएगा कि किसी चिकने तल से किसी चिकने तल पर प्रकाश का टकराना और टकराकर प्रकाश का संपूर्ण भाग उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, दर्शाएं। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो होता है कांच का खोखला गोला होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, और ये आपका देखिए गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में अगर यहां से इसको काट दिया जाए तो ये इसके दो भाग हो जाते हैं, और जब दो भाग होंगे तो कहने का मतलब यह है कि एक भाग जो होता है ये उभरा हुआ हो जाता है और एक भाग जो होता है ये दबा हुआ होता है। ये उभरे हुए भाग में क्या होता है, ये कलाई जो है इसके नीचे तल से इस पर कलाई कर दी जाती है, ठीक है, और इसमें दबे हुए तल में इसके ऊपरी तल पर जो है इसकी कलाई कर दी जाती है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब यह है जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। और जो दबा हुआ भाग होता है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये दो प्रकार के दर्पण आप समझेंगे, लेकिन इनको समझने के पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, ठीक है, और कांच का खोखला गोला होता है, इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक जो है आपका उत्तल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है अवतल दर्पण होता है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण में ये उत्तल दर्पण क्या होता है और ये अवतल दर्पण क्या होता है। तो जब किसी गोले को जो हम काटते हैं तो इसमें दो प्रकार के दर्पण जो है हमें प्राप्त होते हैं। जो भरा हुआ दर्पण होता है उसको दर्पण को हम कहेंगे उत्तल दर्पण, जो दबा हुआ दर्पण होता है उसको हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन अगर आप इसको संक्षेप में लिखना चाहते हैं कि उत्तल दर्पण होता क्या है तो आप कहिएगा कि जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। और फिर इसी तरह में आइए अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। संक्षेप में अगर परिभाषा जानना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि जब दबे हुए ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल से जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। अब जैसे कहने मतलब यह है परावर्तन का क्या होता है तो कहने मतलब यह है ये जो रेखा आप देख रहे हैं इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ जो होता पी इसको लिखते हैं, इसका नाम होता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी ये रेखा जो होगी वो मुख्य अक्ष होगी। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ आपका मुख्य केंद्र होता है और ये एक रेखा होगी, इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो कहने को लग रहा है जब प्रकाश को हम समांतर वेग में डालते हैं और जब डालते हैं तो जब हम स्टूडेंट बात कर रहे थे गोलीय दर्पण की बात कर रहे थे तो गोलीय दर्पण जो होता है ये कांच के खोखले गोले का भाग होता है और जब इस गोलीय दर्पण को काटते हैं तो ये दो भागों में विभक्त जाता है। एक आपका उत्तल दर्पण होता है, दूसरा आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसमें जो है इसके दबे हुए तल पर जो है ये पालिश कर दी जाती है, पारे का अथवा लेड ऑक्साइड का इसमें जो है पालिश कर दिया जाता है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हम कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। या हम बात करें इसकी परिभाषा और जो है थोड़ा सा विस्तार में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यदि गोलीय खंड पर पालिश इस प्रकार किया जाए कि इसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहेंगे
ठीक है। इसी क्रम में आप अवतल दर्पण की बात करिए तो अवतल दर्पण की परिभाषा आप दे सकते हैं, यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार किया जाए इसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। अब या संक्षेप में परिभाषा देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वह दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें इस गोलीय दर्पण में जो अवतल और उत्तल होते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं को हम अलग अलग संक्षेप में वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखिए ये गोली दर्पण के मध्य भाग से ये रेखा गुजर रही है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। दोनों दर्पण इस दर्पण में देखिए इसके मध्य भाग से गुजर रही है, इसी रेखा को क्या करते हैं, मुख्य अक्ष करते हैं। साथ ही साथ इसके मिडिल पॉइंट पर एक बिंदु होता है कि जिसको हम ध्रुव कहते हैं, दोनों दर्पणों में होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण में इससे जस्ट आगे आपका इसी रेखा पर आपका फोकस होता है, फिर वक्रता केंद्र होता है, तो फोकस को ऐसे लिखते हैं, वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। इसी ऑर्डर में आपका अवतल दर्पण में भी होता है, इसमें आपका अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र यहाँ इस साइड होता है, बाएं साइड होता है, फिर आपका फोकस होता है, उस पर ध्रुव होता है। ठीक है। तो कहना मतलब इसकी अलग अलग परिभाषाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अक्ष की बात करते हैं। मुख्य अक्ष होता क्या है, तो आप कहेंगे कि गोली दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव टी से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जब मुख्य अक्ष को आप परिभाषित करेंगे तो आप कहिएगा कि दर्पण के ध्रुव, आप ऐसे भी कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे कि मुख्य अक्ष के बारे में, तो आप मुख्य अक्ष की परिभाषा एक बार और देख सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव टी और वक्रता केंद्र सी यानी ध्रुव और सी से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर हमको देना है तो क्या कर सकते हैं, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के लिए परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका जो सेंटर होता है, उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को किसे लिखते हैं, सी से वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला नंबर की बात करते हैं, ये तो आपका वक्रता केंद्र हो गया। इसी क्रम में आप ध्रुव की भी परिभाषा दे सकते हैं, यानी ध्रुव को परिभाषित कर सकते हैं। ध्रुव को परिभाषित आप कैसे करेंगे, आप कहिएगा गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी दर्पण का ध्रुव जो परिभाषित करना होगा तो आप कहिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को
दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को किसे लिखते हैं तो आप बताएंगे Q से लिखते हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी होता है इसका पोल, और पोल का पराक्षर क्या होता है P। इसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले मुख्य अक्ष की परिभाषा जाना, उसके बाद हमने जो वक्रता केंद्र की परिभाषा जाना, उसके बाद ध्रुव की परिभाषा जाना। अब बात करते हैं कि मुख्य फोकस की परिभाषा। तो मुख्य फोकस की परिभाषा यह है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तक तल के जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, यहाँ इसमें आपने उत्तल दर्पण में देखा है, यहाँ आप अवतल दर्पण में देखेंगे। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तक तल से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। तो हम बात करें कि मुख्य फोकस की परिभाषा एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं। दोनों दर्पण में ध्यान से देखिएगा, जब कोई किरण, यहाँ एक किरण है, यहाँ एक किरण है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, एक आता है कि वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम किसे लिखते हैं, R से। और इसमें भी देखिए वक्रता त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, और इसको किसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा अगर आपको देना है, वक्रता त्रिज्या को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P, इधर भी वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो कहेंगे वक्रता केंद्र C व ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें फोकस दूरी की बात करते हैं, क्योंकि अब एक चीज और बच गया है, फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं। तो फोकस से आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं जैसे अभी आपने वक्रता त्रिज्या को परिभाषित किया। तो फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं, और इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस दूरी कहते हैं, और मुख्य फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, f से लिखते हैं। तो मुख्य फोकस दूरी यानी फोकस दूरी आप कर सकते हैं या मुख्य फोकस दूरी। तो याद रखिएगा फोकस दूरी की परिभाषा कैसे देंगे, तो आप लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते भी हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है।